नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। अभी अभी लाइव आया था, पर पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, उसके कारण वो कट गया। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं भी कई दिन के बाद वापसी कर रहा हूँ। मैं भी थोड़े से एग्ज़ामों में फंसा हुआ था, तो उन्हीं की तैयारी में कर रहा था। क्योंकि पिछले साल जब आंदोलन चल रहा था, उसके कारण मैं पेपर नहीं दे पाया एलएलएम के। तो वही अब उनकी तैयारियां भी थी कई दिनों से, पिछले से। और पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है वो भी बहुत सुंदर है, कि पूर्व सैनिकों के लिए, हित के लिए, कि पिछले एक साल में जो आंदोलन किया उसके कारण सरकार को तो बहुत बड़ा एक झटका लगा है पूर्व सैनिकों की तरफ से। और वही पूर्व सैनिक जो सत्ता सौंपने वाले हैं 2014 में। और वही पूर्व सैनिक जब एक साल तक जंतर मंतर पर बैठे रहते हैं, तो एक अहंकारी सरकार, तानाशाही सरकार, जो एक साल पूर्व सैनिक जंतर मंतर में बैठे थे और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से उनकी आवाज उनके कानों तक तो गई, पर अनसुनी कर दी। पर 4 जून को उन्हीं पूर्व सैनिकों की आवाज दिल्ली तक गई, जो उनको 240 सीट में समेट के रख दिया। ये पूर्व सैनिकों की ताकत थी। हाँ, इसके अंदर अगर हिमाचल और उत्तराखंड से भी कुछ हवन में आहुति डल जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। चलो, वो अगली बार डल जाएगी, क्योंकि वहां के पूर्व सैनिक देवभूमि के, वो भी जागरूक है अपने हकों के लिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि लोकसभा में फौजियों की पार्टी ने भागीदारी दिखाई थी और तकरीबन 121 के करीब भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में उतरे थे। अब उनका रिजल्ट हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि जो 121 जो पूर्व सैनिक जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनका क्या रहा, वो कहाँ हैं, आज उनके चेहरे क्यों नहीं दिख रहे, उनको लोकसभा में कितनी वोटें मिली। स्वाभाविक तौर पे है, हर एक व्यक्ति जानना भी चाहता है, क्योंकि वो जो चुनाव लड़ रहे थे उनमें से बहुत सारे चेहरों को मैं जानता नहीं था, बहुत सारे चेहरों को जानता था, पर उन सभी चेहरों ने एक कॉमन बात बोली अपने लोकसभा के चुनाव में, कि हमारे पूर्व सैनिक भाई एक साल तक जंतर मंतर पर बैठे रहे, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम संसद में जाएंगे और उनका हक दिलाएंगे। अब देखने वाली ये बात है कि इन 121 व्यक्तियों में से मैं सिर्फ 2-4 व्यक्तियों को जानता हूं, और उनकी जो हाजिरी थी जंतर मंतर पे 14 महीने में, वो 2, 4, 6 या सिर्फ 7 या 8 बार की हाजिरी है 14 महीने में। और 14 महीने में आप देख लो कितने दिन होते हैं। तो दूसरे जो व्यक्ति उतरे पूर्व सैनिकों की मांगों का मखोटा पहन के, तो ये व्यक्ति कौन थे? मैंने एक YouTube चैनल पे हमारे बहुत ही सम्मानित मित्र सूबेदार वीर सिंह चौहान का एक इंटरव्यू देखा, और सामने जो पत्रकार का रोल निभा रहे थे वो ऑनरेडी कैप्टन भदौरिया साहब थे। दोनों की तालमेल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे सवाल थे, बहुत ही अच्छे सवालों का सूबेदार वीर सिंह ने जवाब दिया, कप कपाते हुए। एक डायलॉग है, आपने देखी हो नायक फिल्म, जिसमें मुख्यमंत्री अमरीश कुमार होता है और पत्रकार अनिल कपूर होता है। मुख्यमंत्री अमरीश पुरी और पत्रकार अनिल कपूर होता है, और वो उनसे सवाल पूछता है। तो प्रेस रावल जो मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी होता है,
वो ऐसे हाथ मारता है कि फंस गया आप तो वीर सिंह चौहान एक सवाल के जवाब में फंस गए। सबसे पहले मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी तारीफ करी है, और क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं उन्होंने जितनी मेरी तारीफ की है कि 28 लाख पूर्व सैनिकों में कपिल फौजी एक नंबर का ईमानदार आदमी और पूर्व सैनिकों के लिए तन से, मन से, धन से एक जुनून के तहत वो संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से मैं उसको जानता हूं। पर कपिल फौजी कड़वा बोलता है, इसलिए लोग उससे हट जाते हैं। पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं सूबेदार वीर सिंह चौहान साहब का कि आपका धन्यवाद है जो आपने मेरी तारीफ करी, पर मैं इतनी तारीफ का हकदार नहीं हूं। आपने कहा कि मैं कड़वा बोलता हूं, मैं कड़वा नहीं बोलता। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान साहब, मैं उन पूर्व सैनिकों को दिखाता हूं जो पूर्व सैनिकों का मुखौटा पहन के पूर्व सैनिकों को सालों से लूटने का काम कर रहे हैं, उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ का काम कर रहे हैं, लीगों के अंदर बैठ के पूर्व सैनिकों से दरी कुर्सी बिछवाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं से सदस्य के नाम से 200, 400, 600, 1000 रुपया लेंगे और उन्हीं को चाय पकोड़े खिला के उन्हीं के पैसों से और अपने रिटायर्ड अधिकारियों के जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे। तो ये कड़वापन नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसी सच्चाई को आप लोग कड़वापन बोलते हो। जब आप जंतर मंतर पे आए थे, जब जंतर मंतर के ऊपर जो स्टेज थी 20 फरवरी को, आप पीछे जाके बैठ गए थे जहां माता और बहनें बैठी थी। मैंने खुद आके आपको कहा था कि भाई साहब आप नीचे आइए, यहाँ माता बहनें बैठी हैं। तो आपने कहा था कि कपिल भाई मैं भी बैठ जाता हूँ। तो माता बहनों में आप क्या कीर्तन करने के लिए बैठे थे? यही बात आपको बुरी लगी। अब हरियाणा में तो हाजिर जवाब भी है वीर सिंह चौहान साहब, और फिर आपका वहाँ पे कोई मतलब भी नहीं था बैठने का। उसके बाद में कहा कि अगर मेरा भी थोड़ा चेहरा चमक जाता तो कपिल भाई तेरे को क्या दिक्कत थी? आपने ये बात वहां भी बोल ली और ऑडियो में भी बोल ली, अभी और भी खुलासे है। तो मैंने आपको कहा कि यहां किसी का चेहरा चमकाने के लिए नहीं बैठा कपिल फौजी, अपने घर चला जा। यहां सिर्फ चेहरा है तो 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों का, 7.5 लाख माता बहनों का मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सम्मान, समानता है। वीर सिंह चौहान ने दूसरा सवाल का जवाब दिया जो भदौरिया साहब ने पूछा कि 121 पूर्व सैनिकों ने चुनाव लड़ा, उनका क्या रहा? तो इनका मुंह देखने लायक था। इन्होंने बड़े एक ढंग से कहा कि हमारे पूर्व सैनिक पहली बार उतरे हैं और पूर्व सैनिकों को 2000 से ज्यादा वोटें मिली, जबकि सच्चाई ये है कि 10 वोटों से लेके और 2000 वोटों तक मिली। 2 सदस्यों को 5000 के करीब। अब मैं इनसे एक सवाल और पूछता हूं कि पूरे भारतवर्ष में 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ और हर एक लोकसभा सीट के ऊपर 25 से 27 उम्मीदवार थे। सभी उम्मीदवारों को 500 वोटों से लेके 8000 वोटें मिली हुई। तो आपको नहीं लगता वीर सिंह चौहान साहब किसी की गलती से बटन भी दब सकता है, जबकि आप लोगों से ज्यादा वोट तो नोटा को पड़ी हुई है? कहीं तो आप नैतिकता की बात करो। आपने पूर्व सैनिकों को पिछले 1 साल से उलझा के रखा, बोरी भर के। कभी आप किसी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, किसी को रक्षा मंत्री बना रहे थे, किसी को वित्त मंत्री बना रहे थे, कभी किसी को टिकट दे रहे थे, कभी किसी को टिकट दे रहे थे। आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपने दिल्ली कैंटोनमेंट से चुनाव लड़ा, आपको 96 वोट आई थी, 96 वोट। जब आपको वोट नहीं आई और आप दिल्ली कैंट के अंदर कई सालों से रह रहे हो,
आपके बच्चे की शादी हो रखी है, उसकी ससुराल है, आप ससुराल में रह रहे हो बच्चे की में कई साल से, तो आपको वोट क्यों नहीं आई? बुरा मत मानना। वीर सिंह चौहान साहब, आप चाहोगे आप लाइव मेरे साथ में आने के लिए, तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप कमेंट कर देना। आप जो समय दोगे दोनों भाई बैठ के मुद्दों के आधार पे बहस कर लेंगे। दोस्तों, मैंने एक बात का खुलासा किया कि सूबेदार वीर सिंह चौहान ने सिर्फ एक पार्टी नहीं बनाई है, इन्होंने 4 पार्टियां बनाई है और चारों तोड़ी हैं, और 5वीं पार्टी का इन्होंने नाम नहीं लिया, जो लखनऊ से थी, जो एक कर्नल साहब की थी। तो वीर सिंह चौहान साहब, आपने 10 साल में क्या हासिल कर लिया? जबकि आपको इस चीज का ज्ञान हो रखा है कि 10 साल में कि भारत की राजनीतिक बहुत अलग चीज है। यहां पूर्व सैनिकों की वोट एक व्यक्ति पे नहीं उतर सकती, और ना ही किसी समाज की उतर सकती, ना ही किसी सिविलियन के पीछे जा सकती। अब आप कहोगे कि निर्दलीय भी जीते हैं, तो 7 निर्दलीय जीते हैं 543 में से, और सातों के सातों हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जिनको समाज का एक निचले लेवल से लेके अमीर तक उन व्यक्तियों को जानता है। मतलब जो खेत में काम कर रहा है वो व्यक्ति भी जानता है, जो स्कूल में अध्यापक है वो भी जानता है, जो पटवारी है वो भी जानता है, उस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी है वो भी जानता है, कोई वकील है वो भी जानता है। हर समाज उन व्यक्तियों को जानता है साथ के साथ। और आप जिनकी पेंशन 18,000 रुपये है, आप उनको राजनीतिक का चस्का लगा के आप उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाके आप उनको पहाड़ी पे चढ़ा के धक्का मार रहे हो, और आपने धक्का मारा। आज मेरे पास में 121 जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनमें से 27 पूर्व सैनिकों के फोन मेरे पास में है। कपिल भाई, हमारे से गलती होगी। जब आप बता रहे थे तो हमारे को गुस्सा आ रहा था कि कपिल हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा। हम आपको बैठे बैठे मां बहन की गालियां दे रहे थे, जबकि इस इलेक्शन में मेरे 9.5 लाख रुपये लग गए, एक के 18 लाख रुपये लग गए, एक 31.5 लाख रुपये लगा के नुबलिया में बिल्कुल खाली हूं, ना मेरे पास में अकाउंट में 2 रुपया है, ना कुछ और है। अब मेरे पास में मेरे को अपने जो घर मकान बनाना था उसके पैसे नहीं, लड़की की शादी करने के लिए 2 पैसे नहीं बचे, यहां तक माँ बाप बीमार हैं। अब मैं क्या करूं यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हर दिन क्लिनिक के अंदर डॉक्टर के पास में बैठा रहता हूं कि जी मेरे को नींद नहीं आ रही। भाई नींद आएगी कैसे? गाड़ी कमाई तो चली गई आपकी इन चीजों में। दूसरा, जय जवान जय किसान पार्टी किसने बनाई? मैंने कहा कि मैं भाई अभी ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, मैं बोल लिया अभी ने। अब सुनो किसने बनाई। यह है श्रीमान अंकुश नारायण, महाराष्ट्र से। अभी इसके बैकग्राउंड पे आते हैं कि ये किस पार्टी में थे। ये थे बीजेपी पार्टी में। जब बीजेपी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी तो इन्होंने एक खेल रचा कि अगर आप टिकट नहीं देते तो मैं आपकी वोट कटवा दूंगा, मैं पूर्व सैनिकों की पार्टी बना दूंगा। मतलब बीजेपी पार्टी को प्रेशर करना। इन्होंने संघ से प्रेशर डलवाया, संघ के पास में गया पर इनको टिकट नहीं मिली अंकुश नारायण को। इन्होंने क्या करा कि पूर्व सैनिकों को महाराष्ट्र में बुलाया। महाराष्ट्र में भाई अच्छी जगह उनको रखा, अच्छे खाना पीना खिलाया, सब कुछ खिलाया। और पूर्व सैनिकों को तो अगर मटर पनीर मिल जाए तो लंबे हो जाते हैं, और लंबे हो जाते हैं। आपने देखा है नहीं, पूर्व सैनिकों को अगर कोई अधिकारी रैली करता है तो पूर्व सैनिकों के लिए क्या बनवाता है वो? आलू की सब्जी और 4 पूरी और 1 चम्मच उसके ऊपर, उसी में वो लंबा हो जाते हैं। और लंबे करने हैं तो भी 100 रुपये के उनको सोल दे दो। सोल देने के ऊपर तो आप चैन की कितनी भारी रैली कर लो। मैं तो ये ग्राउंड की हकीकत बता रहा हूं। 10 साल में मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं और मैंने भी छोटी मोटी रैलियां करी हैं, पर मैंने ना तो कभी किसी को चाय पानी
ना कभी को किसी को आलू पूरी की सब्जी खिलाई, अपने घर से लेके आओ। आओ तो ये आपकी जवानों की जायज मांगे हैं, बैठो, क्योंकि मेरे घर में तो कोई शादी का प्रोग्राम है नहीं भाई। तो मैंने जो पहले की रूढ़वादी प्रथाएं चल रही थी, उन रूढ़वादी प्रथाओं को तोड़ते हुए एक नई चीज में ले जाने की कोशिश करी, और बहुत कामयाबी भी मिली अभी, कि पूर्व सैनिक इन चीजों को समझने लगे। अब ये दिल्ली के अंदर मीटिंग कर रहे हैं बैठ के, अंकुश नारायणी भी बैठा है, हमारे चौहान साहब भी बैठे हैं, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पूर्व सैनिकों ने धोखा दे दिया। क्यों भी 28 लाख पूर्व सैनिकों ने क्यों धोखा दे दिया? उनके लिए आप लोगों ने क्या करा? आप कितने दिन जंतर मंतर पे बैठे थे? कब आए आप जवानों की जायज मांगों के लिए? और आप तो उम्र में हमारे से बहुत बड़े हैं सारे के सारे, आपको 1 साल से पूर्व सैनिकों की जायज मांगों का ज्ञान कैसे हुआ? आप रिटायरमेंट आने के बाद कर क्या रहे थे? जबकि मैं रिटायरमेंट आया जिस महीने सितंबर 2014 को मेरा रिटायरमेंट आया, और मैं सितंबर की 30 तारीख थी, अक्टूबर की 1 तारीख थी, मैं जंतर मंतर पे पूछ गया था सबका कमेटी में, उनके आंदोलन में, उसी दिन। तो आप क्या कर रहे थे इतने सालों से, और राजनीति में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि ईमानदारी नहीं, त्याग नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है त्याग। स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, और स्वार्थ के कारण आप लोगों की आज जगहसाई हो रही है, और पूर्व सैनिकों की जगहसाई करी वो अलग से। वीर सिंह चौहान साहब, आपको एक गाड़ी दी गई थी, वो गाड़ी तो ले गया अंकुश नारायणी। उस गाड़ी में आप बड़े कूदते फिरे हो लोकसभा में, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। 121 पूर्व सैनिकों की जमानत जब्त करवा दी। अच्छा, वीर सिंह चौहान साहब वो नहीं बताया आपने, आप तो एक कैंडिडेट के लिए पैसों की अपील कर रहे थे कि पैसे दे दो, हम आपके परिवार के हैं, इलेक्शन है, बड़े बड़े नेता खड़े हैं, इनके पास करोड़ों रुपये हैं, अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? वही पूर्व सैनिकों से आप लोगों ने एफिडेविट लिया था, क्या आप लोगों की मदद करी इलेक्शन लड़वाने के लिए? जब आप 1 साल के धरने में शामिल नहीं हो सके, और पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए कोई आवाज नहीं उठा चुके, तो संसद में पूछने के बाद में तो आप कोठियों में सोओगे, लाल बत्ती की गाड़ियों में चलोगे, और हमारे जैसों को देखोगे तो शीशे को थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा दोगे। चलने दो भाई, चलने दो, अगर ज्यादा आगे आए तो ऊपर से चढ़ा दो। ये वो सच्चाई है कि इनकी सच्चाई आज बाहर क्यों आ रही। भदौरिया साहब ने आपसे एक सवाल और भी पूछा, जिसका टाइटल मैंने अभी बना रखा है, और जिसका उत्तर देने में आपको पसीने आ गए, आप हड़बड़ा गए कि आप लोगों ने 5 पार्टियां बनाई हैं, 5 तोड़ी हैं, कामयाब क्यों नहीं हुई? अब तो इलेक्शन चला गया, अब आप क्या करोगे? आप बोले हम किसानों के लिए उनका हक दिलाएंगे, दूसरे समाज को हक दिलाएंगे, चोर नेताओं को बाहर खदेड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भदौरिया साहब ने सीधा सा एक सवाल पूछा कि और तो ठीक है, उनके लिए आवाज उठाने वाले तो किसान नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं, सब कुछ हैं, पर पूर्व सैनिकों की आवाज कौन उठाएगा? आप पूर्व सैनिक हैं, पहले आप अपने घर की आवाज उठाइए, जब दूसरे की आवाज उठाइए। नहीं, पूर्व सैनिकों की आवाज नहीं उठाएंगे तो भाई वीर सिंह चौहान फिर हमारे क्यों डंडा दे रखा था 1 साल तक कि 750 करोड़ रुपया खा गया कपिल, ये खा गया वो खा गया। कहीं तो स्टैंड रखे। पहले तू मेरे को सर्टिफिकेट दे रहा था कि कपिल चोर है, आज सर्टिफिकेट दे रहा है कि कपिल से बड़ा ईमानदार 28 लाख पूर्व सैनिकों में नहीं है। मतलब ये मशीन आपके ही पास है,
कि कभी किसी को आप चोर बना देते हो, कभी आप किसी को ईमानदार बना देते हो। धन्य है भाई आपको और आपकी 28 साल की नौकरी को। और आगे कहूंगा तो औरों को फिर वो कहते हैं फिर धुआं निकलेगा, कहां से निकलेगा वो पता ही है। और कड़वी बात कहूंगा तो मैं भाई चौहान साहब, सीधी सी बात यह थी कि आज आप लोगों ने मीटिंग करी दिल्ली के अंदर, आप 50-60 आदमी बैठे थे पूरे देश के। आप लोगों ने जंतर मंतर पे मीटिंग क्यों नहीं की? आपकी मीटिंग भी हो जाती और सरकार को एक मैसेज भी जाता कि पूर्व सैनिकों ने आज जंतर मंतर पे मीटिंग करी, इसका मतलब आंदोलन करने की तैयारी में लग चुके। हम भी आप लोगों का धन्यवाद करते कि यार कम से कम हमारी फौजियों की पार्टी जंतर मंतर पर तो पूछी। आप एसी रूमों में बैठ के चाय पकोड़े खा के और लगा के पीछे हाथ और अपने अपने घर निकल गए और फिर कहते हो पूर्व सैनिकों ने वोट नहीं दी। तुम पूर्व सैनिकों के ठेकेदार लग रहे हो। अब भदौरिया साहब ये बोले कि भाई अब आप लोगों के पास समय है, अब आप जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए आंदोलन करो। बिल्कुल जायज सवाल है और मैं भी पिछले 1.25 महीने से कह रहा हूं कि कोई तो संस्था बाहर आए जो पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए आंदोलन चला सके। उसमें मैंने आपको भी हाथ जोड़े हैं कि भाई चौहान साहब भी जंतर मंतर पे आए, क्योंकि इनको माइक का बड़ा शौक है। चौहान साहब को मंच और माइक से दूर नहीं रह सकते। बोलने का बड़ा भाई शौक होता है, हर एक आदमी को होता है बोलने का शौक। जैसे मैं मंच पे नहीं जाता, मैं मंच के माइक को नहीं संभालता, ना मैं मंच पे बोलना पसंद करता। मैं यहां बोलना पसंद करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहां कोई रैली होती है तो वहां मैं पसंद करता हूं लोगों को पानी पिलाना, पूर्व सैनिकों को खाना खिलाना, उनसे मिलना, उनके जूठे बर्तन उठाना, उनको पास में जाके उनके बारे में पूछना कहां से आए हो, क्या है। इसमें मेरे को बड़ा आनंद आता है और एक तरह से परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलता है। तो चौहान साहब अब क्यों नहीं बैठ जाते जंतर मंतर पर? क्या बात हुई? कपिल भाई आपके साथ में, आप आगे चलो, फौजी पार्टी को कहो कि जंतर मंतर पे आंदोलन करने की घोषणा करे, तो पूर्व सैनिक उसको वोट देंगे अगले आने वाले लोकसभा में। पहले कुछ करके तो दिखाओ और लगातार बैठ जाओ 1 साल तक। फौजी जनता पार्टी, हम आएंगे, आपका हौसला अफजाई करेंगे, आपके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आपके चप्पल जूते उठाएंगे और आपके नीचे बैठेंगे। अगर हमारा आना वहां पे पसंद नहीं है तो नहीं आएंगे चौहान साहब, पर कृपया करके बाहर तो निकलो। अब तो मौका है, जंतर मंतर बिल्कुल खाली है, कहीं तो आओ। कभी अपने दम पे भी चलना सीखो। पूर्व सैनिकों के आंदोलन को अगर आप लोगों ने जो झटका दिया ना, वो तो समय बताएगा। पर मैंने एक बात कही थी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती बहुत जल्दी से। आप खुद कह रहे हो भदौरिया साहब को कि हम राजनीति में, और 1 साल से आप इस धरने को तोड़ने के लिए आपने पूरी शक्ति लगाई। और हमने क्या कही भाई, चौहान साहब राजनीति में, चौहान साहब राजनीति में चले हुए हैं और हर एक व्यक्ति को संतरता है। मैं तो आपके फील्ड में नहीं आया, मैं तो आपकी राजनीति के बीच में कभी नहीं आया। मैंने हमेशा कही आपको कि चौहान साहब जब भी आपके पास में समय मिले आप जंतर मंतर पे आइए। पर जंतर मंतर का आंदोलन अराजनीतिक है। अगर इसके ऊपर राजनीति का ठप्पा लग गया तो कहेंगे कि फलानी पार्टी का स्पॉन्सर यह आंदोलन है।
फलानी पार्टी पर्दे पीछे से इस आंदोलन को चला रही। हर आंदोलन के अंदर ये नियम होते हैं। अगर आपको ज्ञान है, पर उम्र आपकी मेरे से ज्यादा है, सफेद बाल हो गए मेरे से ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आपने चप्पलें घिस ली, पर इस चीज का ज्ञान नहीं है कि नैतिकता और आंदोलन क्या होता है। अगर इतना आपको ज्ञान होता तो आप इस आंदोलन को आशीर्वाद देते और कहते देखो भाई मैं राजनीति में हूं, मैं अपने भाइयों के साथ में हूं, मेरे भाई जब भी मेरे को पुकारेंगे उनसे 2 कदम आके आगे खड़ा हो जाऊंगा। पर यह नहीं है कि उन भाइयों के मंच को छीनोगे या उसको बदनाम करोगे, गलत। शंभू बॉर्डर पे किसानों का 1 साल आंदोलन चला। आपको बेखूबी मालूम है कि वो मंच के ऊपर किसी राजनीतिक सदस्य को जगह नहीं दी। आज भी कम से कम 7-8 महीने से अपने खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन जारी है। इस समय भी आज तक उन्होंने राजनीतिक मंच नहीं दिया। और कल ही एमएसपी फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है उनकी बदौलत, पर एमएसपी की गारंटी कानून अभी लागू नहीं किया, क्योंकि वो बैठे रहे तो कुछ तो मिला। भाई 80-90 लाख पूरे देश में किसान हैं और पंजाब के किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। देखो उन पंजाब के किसानों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसानों को एमएसपी रेट में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी दिला दी, फायदा होया। पर दूसरे जो किसान भाई हैं, दूसरे जो स्टेट के हैं, वो तो उनका पैर नहीं खींच रहे। आप लोगों ने, मैं कह सकता हूं कि जो पूर्व सैनिक जो न्याय की भीख मांग रहे थे, आप लोगों ने उस न्याय की भीख को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, ये भगवान जानता है। आज आप जो आप पटर पटर पहले बोलते थे ना, और आप जो भदौरिया साहब ने जो सवाल पूछे उनमें आप का मुंह का पानी भी सूख गया था। तो दोस्तों, कभी भी किसी के चक्कर में मत फंसना इस चीज में कि आप नेता बन जाओगे, आप रक्षा मंत्री बन जाओगे, ये बन जाओगे। क्योंकि ये 121 जो पूर्व सैनिकों ने चुनाव लड़ा, इनमें से मैं 8-10 को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं। आप इनके पास 3 मिनट तक नहीं बैठ सकते, 3 मिनट तक। इनके परिवार वाले भी इनसे परेशान हैं। इनके अगर ये घर में जब घुसते हैं तो परिवार वाले पहले ही हाथ जोड़ देते हैं कि यार अब ये घर में आ गया, क्यों नहीं बाहर चला जाए। मतलब जो फौजी को समाज में क्या कहते हैं मैं कहूंगा नहीं, उस तरह का इनका दिमाग हो जाता है, हैवी हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूं मैं ही सर्वमान्य हूं, और जो मेरी आंखें देख रही हैं और जिस तरह से देख रही हैं वही संसार है। मतलब अपने हिसाब से काल्पनिक तस्वीरें बनाना। और इसलिए ये इनकी जो फौजी जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई, आप लोगों ने देखे, कईयों के कोट टाई किस तरह से पहन रखे थे उन्होंने। किसी की बाजू यहां उंगलियों से बाहर गई जा रखी थी, किसी का यहां नीचे यहां तक उसका कोट आया हुआ था, यहां तक। मतलब उसको कहते हैं कि परेशान व्यक्ति, जो परेशान हो, जिसको यही नहीं पता कि मेरा एम क्या है, परिवारजनों के लिए क्या है, परिवार के लोगों को कहां लेके जाना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करना है, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को बच्चों की शादी करनी है। मतलब उन चीजों का इनको है ही नहीं। इनको दूसरा कोई पट्टा चढ़ा देते हैं ऐसे व्यक्ति बीच में घुस के, और वो बेचारे जो गाड़ी कमाई लेके आए हैं, जो उनके परिवार का हक है, क्योंकि एक फौजी का हक नहीं है उसकी कमाई पे। अगर कोई भाई ये कहता है कि मैं पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आया और भाई मैं 25-30 लाख रुपये लेके आया, ये तो मेरा पैसा है,
क्योंकि नौकरी मैंने करी है। ग्लेशियर में मैं रहा हूं, वहां बर्फ मेरी उंगलियों को खा रही थी। रेगिस्तान की धूल मिट्टी में मैं रहा हूं, वहां तो शरीर लोहे की तरह पिघल के चल पड़ता था। नॉर्थ ईस्ट में इतनी गर्मी में जहां मोम पिघलने लग जाए, बासों की गर्मी में मैं काट के आया हूं। छुट्टियां टाइम पे नहीं मिलती थी। जब घर आते थे, रेलवे के अंदर रिजर्वेशन ना मिलके 71-72 सीट पे सफर किया, तो ये पैसा मेरा है। इस गलत फहमी में मत रहना, ये पैसा है आपके परिवार का, क्योंकि आप लोगों ने किसी बहन बेटी का हाथ पकड़ के शादी करी और उसको वचन दिया है कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और हमारी होने वाली संतानों का ख्याल रखूंगा, तो वो पैसा उनका है। अगर आप कवारे हैं, वो क्या बोलते हैं, रंडवे हैं, तो वो पैसा आपका हक है। आप कहीं जाओ, कहीं कुछ भी करो, उस पैसे को लेके बैंकॉक जाओ, अमेरिका जाओ, जहां जाना है वहां मालिश मरवाओ, कुछ भी करो, वो आपका हक है। पर उस पैसे को परिवारजनों का, अगर उस पैसे को परिवारजनों से छीन के आप दूसरी जगह लगाते हो, तो ये गलत है, ये पाप के भागीदार हैं। और पाप के भागीदार बनाते हैं ऐसे व्यक्ति। मैंने अंकुश नारायण के बारे में बता दिया, क्योंकि उसको एक टिकट के लिए उन्होंने ये पूरा कलाकारी करी, तमाशा बनाया, और वही व्यक्ति पूर्व सैनिकों को टिकट बांट के दिल्ली में टिकट लेने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के तक चक्कर लगाता रहा, और पूर्व सैनिकों को कहता रहा मैंने पार्टी बना दी, आप याओ वाओ याओ। ये खेल है असली खेल। ऐसे मैंने एक वो था अपना एक भिवानी सिंह, जिसके वो बहुत ही बुद्धिजीव है, पे पेंशन का तो इतना ज्ञान है कि उसको हम कह सकते हैं कि उसको मरोड़े उठते हैं, मरोड़े, समझते हो ज्ञान के। सितंबर अक्टूबर 2023 में एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया, 800 पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया और उनसे 40 लाख रुपया 2 महीने में छाप दिए उस व्यक्ति ने, घर बैठे बैठे। ये वो कलाकार हैं, वो मास्टर हैं, वो जादूगर हैं जिनका चेहरा मैंने दिखाया है, और 10 साल मैंने इनको खंखाड़ा है। मेरे को लोग कहते हैं कि नहीं नलिन तलवार है, नायक हरपाल है, ये मेरी मदद कर। ये हमेशा पता क्या कहते हैं, जेडब्ल्यू नलिन तलवार है, नायक हरपाल। रहने दे यार कपिल, तेरे को क्या मतलब है, तेरे को क्या मतलब है, खाने दे यार इनको, भगवान देख रहा। मैं इनको ये कहता हूं कि नहीं सर, अगर एक सच दिख रहा और हमारे पूर्व सैनिक भाइयों की कोई जेब काट रहा है पीछे से कैंची लाके, और मेरे को दिख रही है, तो पाप का भागीदार मैं भी हूं। क्योंकि सच हमेशा बोलना चाहिए। अगर किसी ने गर्दन के ऊपर तलवार नहीं रखी है और कोई सामने पिस्टल लेकर नहीं खड़ा है कि भाई अगर सच बोला तो गर्दन काट दूंगा, तो भाई फिर तो डर के मारे झूठ बोलो। जब कोई ऐसा वाक्य मेरे साथ में है ही नहीं, तो दबा के सच बोलो, जिसके कारण बहुत सारे पूर्व सैनिकों का पैसा बचा है। और इसीलिए कहते हैं मेरे को कड़वा कि कपिल ये चीज है, कपिल गंदा है, कपिल वो है। इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे चेहरों को दिखाया है, इनकी दुकानें बंद करी हैं अपने सैनिक समाज के लिए। इसमें बहुत सारी हमारी सैनिक माता बहनों से भी इन्होंने पैसे लिए, उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए 35-35 हज़ार। जब भी मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ 35 हज़ार पूर्व सैनिक विधवाओं से लिया, उसके 2-3 दिन के बाद में मेरे पास में सैकड़ों फोन माता बहनों के आते हैं। कोई तो उत्तराखंड की पहाड़ियों से बोलती है, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई बिहार से, कपिल भाई मेरे से भी 35 हज़ार रुपये लिए थे। अरे यार डूब के नहीं मर जाते तुम कहीं? अरे वो 12.5 हज़ार रुपये में गुजारा कर रही। अरे उनकी 6 महीने की पेंशन तुम उनकी जेब से निकाल के अपनी जेब भर ली। तो भाई मैं तो दिखाऊंगा इनका चेहरा, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि इन आदमियों ने
रियलिटी में पूर्व सैनिकों को लूटा है और बहुत बेतरतीब लूटा। ऐसे ऐसे शख्स ने, कोई मिलिट्री सर्विस पे का केस को लेके चल रहा है कोर्ट में चुन्ना लगाने के लिए, कोई कोट टाई पहन के रोज 8वां वेतन फलाना वेतन आज आ गई, ORP 3 की टेबल बढ़ गया, देख लो रैंक वाइज पेंशन, पर है तो कुछ नहीं है। अगर कोई मांग पूरी होंगी तो सिर्फ मांग पूरी होंगी एक ही लाइन से, पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए गूंगी बहरी सरकार को जगाने का नारा दिया जाए, चलो जंतर मंतर, उससे आपका हक मिलेगा। अगर वीडियो को टाई पहन के कोई हक दिला दे तो नहीं दिला सकता। सोशल मीडिया ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह गुमराह भी उतनी करती है। पर ताकत यह है कि जो मेरे जैसे भाई है, जो सीधे ये कहते हैं कि जवानों के साथ में बेइंसाफी हुई है, असमानता हुई है, तो इस चीज को भारत सरकार की एजेंसियां भी सुनती है, क्योंकि वो ये भी रिपोर्ट देती हैं कि कपिल भाई को उस समय पूर्व सैनिकों ने 8,000 ने देखा या 20,000 ने देखा, तो ये ताकत बढ़ती हुई जा रही है। तो सरकार की दो आंखें नहीं होती, सरकार की तो लाखों आंखें होती हैं, हर समाज पे, हर कर्मचारी पे, कि कहाँ पे क्या मांग चल रही है, किस स्टेट में क्या चल रही है, सारी चीजें पूछती रहती है सरकार के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।